दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लगातार हम आपके सामने हिंदी वर्णमाला टॉपिक पर आपसे बात कर रहे हैं। देखिए आज उसी के क्रम में हम शब्द पर आपके पार्ट नंबर 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। एक पार्ट शब्द का ऑलरेडी आपके सामने जा चुका है। अगर देखा जाए शब्द की जितनी भी बेसिक बातें होती हैं हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी आपके सामने प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसी के क्रम में आज का हमारा यह वीडियो आपके सामने लगा हुआ है। देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमने आपके सामने वादा किया है कि हिंदी की जितने भी चैप्टर्स बनते हैं सभी को एक एक करके ऑलरेडी आपके सामने फिनिश करूँगा। देखिए मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप एक मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी एग्जाम में अगर हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, किसी भी एग्जाम से यहाँ जितने भी मैंने लिखा है प्रश्न, ठीक है, जितने भी टॉपिक हमने लिखा है एक भी टॉपिक आपके एग्जाम से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, यह मेरा दावा है। आप मिलाकर देख लीजिएगा, मैं हर एग्जाम की बात कर रहा हूं, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, रेलवे हो, और उसके बाद जो है आपका ये टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, पुलिस हो, कोई भी वैकेंसी हो, हिंदी वर्णमाला से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए हमने शब्द के पार्ट नंबर 2 पर ऑलरेडी आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। सबसे ऊपर लिखा गया है शब्द के भेद। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में शब्द के जितने भेद होते हैं बेहतरीन तरीके से हमने बताया है कि शब्द के ऑलरेडी आपके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, जो कि उसमें पहला आपका है एक सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है। हमने आपसे कहा है कि जो सार्थक होते हैं उसके कई भेद होते हैं और वहीं जो निरर्थक होता है उसके कोई भेद नहीं होते हैं। मीन्स निरर्थक का हम बात नहीं करेंगे आपसे, जो सार्थक हमारा आता है उस सार्थक के कितने भेद होते हैं, आप कहेंगे सार्थक के 4 भेद होते हैं। यहाँ आपके सामने दिख रहा है, पहला है उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं, और रूप या प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार का होता है शब्द। और इसी के क्रम में हम लास्ट में अगर बात करें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर हमारा जो शब्द होता है उसे भी हम 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नीचे एक चीज हमने आपसे कहा था कि ऑलरेडी हमने उत्पत्ति के आधार पर और जो है अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के इन दोनों पर आपसे ऑलरेडी बात किया है। यहाँ देखिए हमने रचना के आधार पर लिखा है और अर्थ के आधार पर, ठीक है। ये पहला और तीसरे पर हमने बात किया था आपसे। आज हम इसे लिए हैं 4 नंबर, अर्थ के आधार पर हम इस पर बात करेंगे, और रचना या बनावट के आधार पर 2 नंबर पर हम बात करते हुए आगे की तरफ ले चलेंगे। देखिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसके पहले आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे तद्भव तत्सम ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा। चलिए हमने यहाँ लिखा है, देखिए एक चीज़ थोड़ा सा मैं प्रीवियस लेक्चर पर फोकस करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होता है तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के 5 भेद होते हैं हमने आपको बताया है, जिसमें पहला हमारा होता है आपका तद्भव हो गया, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 5 भेद होते हैं। उन 5 में तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर होते हैं। ठीक है, अगला अगर हम बात करें आपसे रचना या बनावट के आधार पर, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा है, आप देख पा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला है रूढ़ शब्द, और दूसरा अगर हम बात करें यौगिक शब्द, और तीसरा अगर हम कहें आपसे योग रूढ़ शब्द। इन सभी पर मैं बात करूंगा आपसे। एक चीज मैं फिर कहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हिंदी की हर तरह की वीडियोस मेरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी, या मेरा दावा है। चलिए देखिए इसी के क्रम में हम अगर कहें आपसे रूढ़ शब्द होता क्या है, आपने इन सभी को देखा, अभी मैं आगे भी इस पर और फोकस करूंगा। फिलहाल के लिए सबसे पहले यहाँ आप देखिए रूढ़ शब्द होता क्या है। आप अगर हिंदी के थोड़ा सा भी जानकारी रखते होंगे
होंगे तो रूढ़ शब्द के इस वर्ड से ही अगर परिचित होंगे तो आप इसका अर्थ खुद निकाल सकते हैं। रूढ़ शब्द होता क्या है, आप कहेंगे जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड न हो। सार्थक खंड मीन्स जैसे हम कहें आपसे कि कोई आप शब्द ले लीजिए, उसका आप कोई सार्थक खंड निकालिए, और जब सार्थक खंड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। सार्थक खंड ना हो सके और वे अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों। यहां आप देख पा रहे हैं जैसे में हमने लिखा है चावल। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा सा संधि पर आऊंगा। योग रूढ़ का अगर मतलब देखा जाए तो हमने कहा आपसे सार्थक खंड ना हो। अगर आप संधि विच्छेद पढ़े होते इससे पहले तो योग रूढ़ को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाते। ठीक है, आपने संधि नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इसे समझने में आपको समस्या होगी, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आपको यहां भी समस्या नहीं होने दूंगा। चलिए देखिए, यहां लिखा गया रूढ़ शब्द, हमने कहा आपसे चावल। अगर आप चावल को संधि विच्छेद करते हैं, यहां अगर आप लिखें चावल, आप लिख दें चावल, हम कहें इसे भैया आप संधि विच्छेद करें, तो क्या इसका कोई सार्थक खंड निकलेगा? संधि तो होगा, हर संधि तो होगा इसका भी, लेकिन सार्थक खंड नहीं निकलेगा। यहां पूछा जा रहा है कि सार्थक खंड ना हो। अब अगर इसे हम संधि तो कर सकते हैं, धान का संधि कर सकते हैं, घोड़ा का संधि कर सकते हैं, हर शब्द का संधि कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो अपवाद होते हैं, नहीं हो सकता, लेकिन देखा जाए तो हमें सार्थक खंड से मतलब है, ना कि हमें संधि से मतलब है। इसलिए आप सीधा सीधा जानिएगा, सार्थक खंड ना हो वहां होता है हमारा रूढ़ शब्द। आप इसे देख सकते हैं, चावल का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो कोई हमारा सार्थक खंड नहीं निकलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। दूसरे पर अगर हम बात करें यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो यौगिक शब्द पर अगर हम कहें आपसे जो विभिन्न शब्दों की योग से बने हों, यानी कहने का मतलब यह है, आपने रूढ़ को देखा, अब आ जाइए जो है आपने रूढ़ को देखा और यौगिक ऊपर आ जाइए। अभी योग रूढ़ लास्ट में हम कहेंगे, आपसे बात करेंगे यौगिक शब्द क्या होता है। यौगिक को आप सभी जानते हैं, आप साइंस की लैंग्वेज में चले जाइए, वहां भी यही चीज निकलता है। ठीक है, जो विभिन्न शब्दों के योग से मिलकर बने हों और सार्थक खंडों के योग से निर्मित हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अभी ऊपर वाले में आपने देखा कि सार्थक खंड ना हो, लेकिन अगर हम बात करें जो है यौगिक में, तो आप यहां देख पा रहे हैं लिखा गया है कि जो विभिन्न शब्दों के योग से बने हों और इसके सार्थक खंड भी हों। ठीक है, उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? आप कहेंगे यौगिक शब्द के अंतर्गत रखेंगे। यहां आप देख सकते हैं पाठशाला, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो दोनों का एक सार्थक खंड निकलता है, पाठ धन शाला। ठीक है, और यहां आप देख पा रहे हैं गंगा धन जल, विद्या धन आलय, यानी कि जितने भी शब्द जो है यौगिक के होते हैं सभी का एक अपना सार्थक खंड निकलता है। यानी कि अगर आप संधि करते हैं तो जो संधि करेंगे तो दोनों तरफ का जो शब्द होगा उसका एक ना एक सार्थक अर्थ जरूर निकलता है। और वहीं हम रूढ़ में अगर बात करें तो आप यहां देख पा रहे हैं हमने चावल लिखा है, आप चावल का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो जाहिर सी बात है आप खुद इतने समझदार हैं, अगर संधि पर थोड़ा सा आपको ज्ञान है तो आप अगर चावल का संधि विच्छेद करेंगे, मैं ये नहीं बताऊंगा कि चावल का संधि विच्छेद, ठीक है, क्योंकि जब संधि पर मैं बात करूंगा तो बहुत विस्तृत रूप से और ट्रिकी मेथड से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, यहाँ हमने कहा आपसे कि अगर चावल का संधि विच्छेद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप सभी को पता है चावल का संधि विच्छेद करेंगे तो कोई सार्थक खंड नहीं निकलेगा। चलिए, आपने इतना समझा। हम तीसरे नंबर पर अगर बात करें आपसे योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखिए, योग रूढ़ शब्द, आप एक चीज थोड़ा सा जानिएगा कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो हैं, ठीक है, यौगिक तो होते हैं, यहां आपने देखा यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ कुछ विशेष अर्थ हो जाता है। यौगिक तो होंगे, ठीक है, जो योग रूढ़ शब्द होंगे हमारे वो यौगिक तो होंगे, लेकिन उनका जो अर्थ निकलेगा वो किसी विशेष की तरफ जाएगा। आप समास को जानते होंगे, आप कहेंगे इसी में आप समास और संधि सबको लेके चल रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरी मजबूरी है कि यहाँ भी आपको संधि बताना था थोड़ा सा, और यहाँ आपको समास लेना है, क्योंकि योग रूढ़ के जितने भी एग्जाम्पल हैं समस्त एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। बहुब्रीहि समास में आप जानते हैं कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ समझेंगे, लिखा गया है कुछ अर्थ कुछ विशेष अर्थ हो जाते हैं। बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण, यहाँ हमने उदाहरण लिखा है योग रूढ़ के उदाहरण, आप देख पा रहे हैं गंगा जल, गजानन यहाँ लिखा है, आप देख पा रहे हैं गजानन मीन्स होता क्या है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुब्रीहि समास में हमने कहा है कि कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं गजानन लिखा गया है, गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश।
आप चाहे गजानन कह दें तब भी लोग गणेश को समझ जाएंगे, और चाहे गणेश कह दें तब भी लोग गजानन को समझ जाएंगे। अभी हम कह दें कि भैया वहाँ जो हम गजानन की पूजा करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि तुरंत ये बंदा गणेश की पूजा करता है। ठीक है, हम कहें कि हम गणेश की पूजा करते हैं तो आपके मन में तुरंत, अगर आप थोड़ा सा जानकार हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि नहीं ये जो है गजानन की पूजा करते हैं तो गणेश की, और गणेश की पूजा करते हैं तो गजानन की करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें आपसे त्रिलोचन। त्रिलोचन को आप जानते हैं, 3 नेत्र हैं, अर्थात जिसके 3 नेत्र किसके थे? आप कहेंगे भगवान शिव के थे। ठीक है, जब भगवान शिव के थे तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है, त्रिलोचन कहते हैं तब भी आप समझ जाएंगे, या 3 नेत्रों वाला हम कह दें तब भी आप कहेंगे भगवान शिव के ही 3 नेत्र थे। चलिए आगे हम बात करें घनश्याम। घन के समान श्याम है जो कृष्ण, भैया घन के समान श्याम कौन था? तो आप कहेंगे कृष्ण थे। आगे अगर हम बात करें चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, 4 भुजाएं किसकी थी? आप कहेंगे भगवान विष्णु की थी। तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि योग रूढ़ के जितने भी एग्जाम्पल आएंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुब्रीहि समास जो होता है वो जैसे इस तरह से सुनिएगा कि योग रूढ़ के जो है किस समास के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण जो होते हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसी के क्रम में आपने इतना समझा, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अगर कहीं कन्फ्यूजन्स है कि आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर यहाँ बताइएगा, क्योंकि यार गलतियाँ हर किसी के अंदर होती हैं। लोग यही कहते हैं कि ये तो छोटा चैनल है, ठीक है, लेकिन यार हर इंसान पहले छोटा होता है, कोई जब पैदा होता है तभी से बड़ा बन के नहीं आता है। ठीक है, कभी आप छोटे रहे होंगे, उससे बड़े हुए होंगे। तो मैं प्लीज़ आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरा भी सपोर्ट करें। आने वाले समय में मैं आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करूँगा और कर भी रहा हूँ आपके लिए बेहतर, और आप खुद जान रहे हैं, खुद समझ रहे हैं। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अभी हमने यहाँ देखा अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, लेकिन रूप या प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें आपसे विकारी और अविकारी, हमने आपको बताया था विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, इस पर फिलहाल के लिए मैं फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय बिताना कोई मतलब नहीं होता है। अभी मैं वीडियो लंबा करूँ मेरे लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए वीडियो छोटा रहे, आपकी जानकारी से भरपूर रहे, बेहतर वही है। चलिए देखिए, हम कहें आपसे कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला आपका हो गया एकार्थी हो गया, दूसरा अनेकार्थी हो गया, समानार्थी या पर्यायवाची हो गया, और हम कहें विपरीतार्थी या विलोम शब्द हो गया। यार इन सभी से आप परिचित हैं, ठीक है, इन सभी से आप परिचित हैं। सिर्फ आपके जो दिमाग में कहीं एक कोने में बैठ गया है ये भंडार, उसे थोड़ा सा हम आगे की तरफ लाना चाहते हैं। और जब आगे की तरफ कोई चीज़ आती है तो जाहिर सी बात है वो तरोताज़ा होती है, और जब तरोताज़ा होती है तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिमाग में सेट हो जाती है। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे यहाँ एकार्थी शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले मैटर पर हम बात करते हैं। पहला आपका आता है एकार्थी शब्द। आप देख पा रहे हैं हरे ब्लू कलर में लिखा गया है, जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे एकार्थी शब्द है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कौन से शब्द हैं जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है? तो सुनिएगा, यहाँ देखिए लिखा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण। भैया अब एक सवाल आ रहा होगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए, हमने आपसे इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ कहा था कि अगर आपके मन में सवाल नहीं उठ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए हर एक वर्ड पर आपके सवाल उठने चाहिए। हमने कहा आपसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण, तो आपके मन में यह आना चाहिए कि नहीं यार व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अगर यह नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब संज्ञा आपको पढ़ाई जाएगी तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं, उस पर बेहतरीन तरीके से चर्चा की जाएगी। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना जानिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी पर्सनल विशेष की बात की जाती है। जैसे हम बात करें आपसे कि हमारा चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट है, तो आर्यन इंस्टीट्यूट एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आपसे कहें कि आपका नाम दीपक है तो आप दीपक हैं, ठीक है, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हम कहें ये हमारा बोर्ड है तो आप कहेंगे कि ये भी एक जो किसके अंतर्गत आता है? आप कहेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मीन्स व्यक्तिवाचक, ये तो बोर्ड है, बोर्ड का नाम तो हम और कुछ रख नहीं सकते। वही चीज यहाँ लिखा जा रहा है गंगा।
क्या हम गंगा को जो है सरयू के नाम से जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। पटना को हम बिहार कह सकते हैं, बिहार की राजधानी पटना, ये मुझे पता है, ठीक है। हम पटना को क्या हम किसी और नाम से जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। जर्मन राधा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। मीन्स कहने का सेंस हमारा यह है कि एक अर्थी शब्द में किसी पर्सनल विशेष की बात की जाती है। जैसे हम अकेले यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम क्या होंगे? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसलिए सीधा सीधा आप समझिएगा। थोड़ा सा और 1 मिनट में इस पर और लेना चाहूँगा आपका। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है किसी विशेष की बात की जाती है। जैसे हम अगर कहें ये हमारा मार्कर है तो यह मार्कर है, यह किसी कोई और चीज़ नहीं है। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे अनेकार्थी शब्द। अगर एक अर्थी में एक अर्थ निकलता है तो अनेकार्थी में अनेकों अर्थ निकलते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। देखिए हार को आप जानते हैं। एक हार क्या होता है? पहले तो आप तीनों शब्द को परिचित हुई है। हार है, कनक है और कर है, ठीक है। हार को आप जानते हैं। यार इतनी गर्मी में आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके साथ मेहनत किया जा रहा है तो आपका भी यह धर्म बनता है कि वीडियो को लाइक करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है हार। एक हार क्या होता है? एक हार तो जो हमारी माताएं बहनें होती हैं वो अपने गले में पहनती हैं, ठीक है। एक हार होता है पराजय। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों उसी को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगर हम हार शब्द को आपसे कहें तो आप एक हार को समझिएगा जो माताएं बहनें पहनती हैं, उसे हम एक हार कहते हैं। और एक हार होता है जब कोई इंसान कभी अपने आप को हार जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपसे लेना चाहूँगा। कभी आप एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम में जब आप फेल होते हैं तो यार कहते हैं यार हम तो हार गए, ठीक है। लेकिन यार आप हारे नहीं हैं, आपके अंदर कहीं कमियां रह गई हैं। अगर उस कमी को आपने दूर कर लिया तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी अपने आप को इस हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं फिर कहूँगा, आपके अंदर जो भी कमियां हैं, यार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी कुछ बुराइयां हैं, प्लीज़ आप उसे दूर करके आप इस लेक्चर की तरफ आइए। मेरा दावा है, गारंटी है, मैं 100% नंबर के साथ आपको अगर नंबर नहीं दिलाया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम आपसे कहें कनक क्या होता है। कनक शब्द से आप पहले से परिचित हैं। कनक कनक 100 गुने मादकताधिकार, इस चीज़ से आप पहले से परिचित हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। हमने आपसे कहा कि एक शब्द होगा जिसका तमाम तरह के अर्थ होंगे। आप इस कर को जानते हैं। एक कर होता है, एक कर को तो हम हाथ कहते हैं, और एक कर होता है प्रयोजन, और एक कर लगाया जाता है। जैसे एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, यूपी टेट लेवल में पूछा गया था कि जो है संभवतः है, यार हमको ठीक से थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, पूछा गया था कि जो है ये क्या कहते हैं, जैसे थोड़ा सा अभी आगे मैं आपको बताऊंगा ये कर शब्द पर। फिलहाल के लिए थोड़ा सा विस्मृति में गया है, अभी उस पर मैं चर्चा करता हूं, ठीक है। आप थोड़ा सा याद धराइएगा। चलिए, यहाँ लिखा है समानार्थी शब्द। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द से आप पहले से परिचित हैं, मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए लिखा गया है, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें आपसे आकाश, आपसे पूछा जा सकता है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। आप कहेंगे आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है, पहला तो होता है आपका नभ होता है, गगन होता है और आसमान होता है। उसी के क्रम में हम कहें आपसे सूर्य का पर्यायवाची बताइए, तो रवि हो गया, भानु हो गया, भास्कर हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि भास्कर किसका पर्यायवाची है, रवि किसका पर्यायवाची है, और नभ किसका पर्यायवाची, गगन आसमान किसका पर्यायवाची है, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि आकाश का पर्यायवाची है, ठीक है। एक जो है एक इसमें से दे दिया जाएगा, बाकी 3 इसमें से। आपको कंफ्यूज करेगा, अगर आपको नहीं याद है तो आप 1 नंबर गलत करके अपना चले आएंगे, ठीक है। अच्छा, कर वाले में आपसे पूछा गया था कि ये जो चुंगी कर आपका होता है किस स्तर पर लगाया जाता है। आप इस ईवीएस के क्वेश्चन में उठाकर देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से संभवतः 2018 के क्वेश्चन जो है यूपी टेट में पूछा गया था, ईवीएस का आप उठाएंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से इस कर वाले मामले में दिया गया था, ठीक है।
चलिए देखिए, आपने इस समानार्थी शब्द को देखा। पर्यायवाची शब्द यार हम आपको रटा देंगे ट्रिकी मेथड से, ठीक है। आप कहेंगे पर्यायवाची में कौन सी ट्रिक होती है, ट्रिक वही मैं आपको दूंगा। पर्यायवाची वही शब्द आपको बताऊंगा जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पूरे बोर्डवा भर में लिख दूं और आप याद करते रहें, दिमाग में घुसता नहीं है। इसलिए वही चीज आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विलोम शब्द तो हमको पढ़ाने की जरूरत है नहीं, आप पहले से परिचित हैं, लेकिन अगर टॉपिक में आया है तो मैं बताऊंगा। लिखा गया है जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत मीन्स उल्टा होता है। आपसे कहा जाए जय का विलोम शब्द आप बताइए, आप कहेंगे जय का पराजय होता है। यहाँ अगर हम बात करें सच का पर्याय जो है विलोम शब्द बताइए तो आप कहेंगे झूठ होता है। पाप का पुण्य होता है और दिन का और रात होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्त अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन है, कहीं भी आपको समस्या है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इतनी गर्मी में अगर आपको यहाँ लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका भी यह धर्म बनता है, आपका भी यह परम उद्देश्य बनता है कि आप वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों का भी थोड़ा सा भला कर पाएँ। क्योंकि जो लोग कोचिंग के अभाव में कहीं नहीं कर पा रहे हैं, पैसे के अभाव में कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा मकसद है उन लोगों तक यह वीडियो पहुँचाया जाए। और आपका भी यह धर्म है, अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में हम आपके लिए और कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।